So, hello student, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Today we are going to study class 7, chapter number 7, class 8, जिसका नेम है एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। ना ये चैप्टर नंबर 7 है सोशल स्टडी क्लास 8 का। सो लेट्स बिगिन विथ न्यू चैप्टर। सो इस चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेदरिंग। अब वेदरिंग से मैं आपको बता देता हूँ, वेदरिंग से मतलब जो मौसम के कारण चेंजेस होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। मौसम के कारण चेंजेस मतलब जैसे बारिश होती है, तूफान आता है, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड आता है, फॉग गिरती है या बर्फ गिरती है ना, इनके कारण जो ज़मीन पे लैंडस्लाइड्स होती हैं या रॉक स्लाइड्स होती हैं, रॉक टूटती हैं, इन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट with the first part that is called weathering। मैं पढ़ के बता देता हूँ। Weathering is a kind of process in which rock and break at its own original place. Mainly weather and season affect the splits of rock. Temperature, rain, hail, fog and snowfall are the main factor of the season. So these forces are called season weathering forces. As soon as the rock came into contact with the weather, their weathering starts. Each rock has some sort of minerals in it and help in chemical reactions. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वेदरिंग होती है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और अपनी प्लेस पे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना, टूट के छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं। किसके कारण? वेदरिंग के कारण। रॉक्स स्प्लिट हो जाती है, मतलब चटक जाती हैं, दरारें आ जाती है रॉक में। किसके कारण? टेम्परेचर, रेन, हेल का मतलब होता है पाला। पाला पड़ जाता है ना फसलों में, जो कोहरा के टाइम पे, ठंड के टाइम पे होता है ना, उसको हेल बोलते हैं। फॉग का मतलब मैंने अभी बता दिया है, जिसको आप कोहरा बोल सकते हो। स्नोफॉल, यू नो इट वेरी वेल। तो टेम्परेचर, वेदरिंग कंडीशन में इन सब के कारण क्या होती है? रॉक स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सीजन वेदरिंग फोर्सेस। जैसे ही रॉक, यहाँ पे ये लिखा हो, जैसे ही रॉक वेदरिंग के कांटेक्ट पे आता है, मतलब इन सब टेम्परेचर की कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो जो रॉक्स है उनकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो स्प्लिटिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद लिखा हुआ है ईच रॉक हैज सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स इन इट एंड हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन। वो बोल रहे हैं हर रॉक में, आपको पता है ना, पत्थरों में, रॉक्स में, चट्टानों में बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन, स्टील, बॉक्साइट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, है ना। तो हर रॉक पे अपने तरह का कुछ ना कुछ, हर रॉक्स पे मिनरल्स होते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, आगे पार्ट में आपको पता चलेगा। देखो अब नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ रॉक टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हिल्स। जो रॉक ब्रेक होते हैं वो, उनका मेन रीजन क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस अगर होता है तो रॉक्स ब्रेक हो जाएगी, या फिर प्रेशर ऑफ हिल्स। प्रेशर ऑफ हिल्स मतलब, हिल्स का मतलब वापस से बता देता हूँ, पाला जो पड़ता है ना, यहाँ पे कंडीशंस होती है दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो जो रॉक्स होती हैं वो फैलती हैं, और रात के टाइम जब टेम्परेचर लो होता है तो रॉक्स जो होती है वो श्रिंक हो जाती है ना। तो यहाँ पे एक दो पैरा छोटे छोटे से हैं, आप पढ़ेंगे अपने आप से समझेंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो नेक्स्ट पार्ट पे है वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, सॉरी, है ना। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग और थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फर्स्ट मैं पढ़ देता हूँ फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो फिजिकल वेदरिंग के बारे में लिखा हुआ है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू टाइनी पीसेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। When the temperature increases, the rock expand, and when temperature falls sharply, the rocks contract. This alternate expansion and contraction of rock leads to tension and create a series of cracks or joint in the rock, splitting them into blocks. This is known as block disintegration. Some rocks are not good conductor of heat. Consequently, that expansion and contraction is more in the outer layer than its inner one.
The outer layer are thus peeled off from the main mass of the rock in the form of concentric shells. This is just like peeling an onion, and the upper layer of round rocks turns into powder. In most cold regions, the whole of rocks filled with the water get frozen when temperature falls. When it freezes, the diameter of rock increases and holes get more wide and at last break up. यहाँ पे फिजिकल चेंजेस में भी सेम कंडीशन है. देखो वो बोल रहे हैं द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना है ना. डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना होता है कि जब देखो फिजिकल वेदरिंग में जो मैंने पढ़ा उसको समझा देता हूँ. जब रॉक्स छोटे छोटे पार्ट में टूटती है ना, तो इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं. और इस मैकेनिकल प्रोसेस को ऑल टोटल क्या बोलते हैं? फिजिकल वेदरिंग. अब फिजिकल वेदरिंग कैसे हुआ? फिजिकल मतलब नेचुरल है ना. जैसे अभी मैंने बताया था जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक क्या होती है? एक्सपेंड होती है, फैलती है. और जब टेम्परेचर गिरता है मतलब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है शाम के टाइम या रात के टाइम, तो जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है, मतलब श्रिंक हो जाती है. और जब ये कंडीशंस होती हैं, जब एक्सपेंड होता है और श्रिंक होता है, जब इस कंडीशंस के बाद क्या होता है? जब ऐसी कंडीशंस होती है, जब चट्टान एक्सपेंड होती है, रॉक्स एक्सपेंड होते हैं और टेम्परेचर गिरने पे श्रिंक होती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं चट्टानों में. और लास्ट में वो जो दरारें होती है ना, वो फैलते फैलते टूटकर अलग अलग हो जाती है रॉक्स. और कुछ समय के बाद इसी प्रोसेस के थ्रू उसमें टूट फूट होती रहती है सेम कंडीशन पे. टेम्परेचर गिरता बढ़ता रहता है और लास्ट में क्या होता है? इन रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं, गोल जो होते हैं ना. आपने देखा होगा बहुत सारी चट्टानें होती, रॉक्स होती जो गोल शेप के होते हैं. उसमें क्या होता है? जैसे आपका ओनियन होता है ना, ओनियन के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके अलग हो जाते हैं. सेम कंडीशन जो गोल चट्टानें होती हैं, जब टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बहुत शार्प चूरे हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कंकड़ बन जाते हैं ऊपर वाले हिस्से चट्टान के, और टूट के वो गिर जाते हैं. और जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके जैसे अंटार्कटिका, ग्लेशियर्स वगैरह, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ हमेशा ठंड होती है, वहाँ पे क्या होता है? चट्टानों पे होल हो जाते हैं. उन होलों में क्या पानी भर जाता है. वो पानी क्या होता है? ठंडे तापमान या ठंडे टेम्परेचर की वजह से वो पानी उसमें जब भर जाता है तो फ्रोज़न कंडीशन हो जाती है, मतलब बर्फ़ बन जाता है वो पानी. और जब पानी भर जाता है इन कंडीशंस पे, तो ऑटोमेटिक नॉर्मल सी बात है कि उन रॉक्स का या उन चट्टानों का क्या डायमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी केमिकल वेदरिंग. ये मैं पढ़ के बता देता हूँ. ड्यू टू केमिकल चेंजेस लाइक lime, gypsum, sulfur, salt, rocks merge into water or disintegrate, melt or get rusted. Thus the rock lose its originality and either get dissolved with water or become powder and give birth to new material. This process is called chemical weathering. The moisture and the raining play a vital role in it. Okay, chemical weathering के बारे में बता देता हूँ. इसमें क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के कारण लाइम जिसको हम चूना बोलते हैं, जिप्सम भी एक मेटल है, सल्फर आपको पता होगा है ना, सॉल्ट, सल्फ्यूरिक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं, है ना. ये सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं. जब ये विंड के थ्रू, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जब किसी भी रॉक में आके चिपकते हैं या मिल जाते हैं, तो उससे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और चट्टानें क्या होती हैं? बिखर जाती हैं या फिर गल जाएगी या फिर जंग खा जाएगी. और इसी तरीके से जो पुराना शेप है वो शेप चट्टान का चेंज हो जाता है, उसका ओरिजिनल शेप पूरा चेंज हो जाता है. देन और इसी शेप क्या होता है? पानी में घुल जाता है और पानी में घुलने के बाद एक नया टाइप का शेप आ जाता है इन चट्टानों का, है ना. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इसमें बोलना चाहिए मॉइस्चर और रेन का एक बहुत वाइटल रोल होता है इन सब कंडीशंस को अमल करने के लिए. नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग में लिखा है द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. द रूट्स ऑफ ट्रीज एंटर इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक एंड स्प्लिट देम वाइड एंड ब्रेक अप. Burrowing animals like rat,
termite, earthworm and other creatures also contribute to this process of breaking and peeling. The human beings also break up rock for farming, house building, road making. The process is known as biological weathering. ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग में ये लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होता है वो एक्टिविटीज़ ऑफ वेजिटेशंस, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। वेजिटेशन से आप पेड़ पौधे बोल सकते हो, एनिमल्स आपको पता है, और ह्यूमन बीइंग्स हम, हमारे कारण या पेड़ पौधों के कारण या जानवरों के कारण बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। कैसे? जैसे रूट ऑफ ट्रीज, जो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं ना, उनकी रूट्स क्या होता है, कभी कभी आसपास जो चट्टानें रहती हैं उनमें चिपक जाती हैं, और चिपक के जब पेड़ बढ़ता है, जब उनकी रूट्स मजबूत होती हैं तो ऑटोमेटिक चट्टान में बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाती है इनकी, और चट्टान जो होती है वो क्या हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब क्रैक्स आ जाते हैं तो कुछ दिन के बाद वो क्रैक्स बढ़ते बढ़ते चट्टानें ऑटोमेटिकली टूट जाती हैं, है ना। और जो ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स जैसे रैट्स हो गए, खरगोश हो गए, अर्थवर्म हो गए, स्नेक्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, है ना, ये भी बुरोइंग करते हैं, ज़मीन पे गड्ढा खोदते हैं। और इसी कंडीशन पे कुछ कंडीशंस इनकी भी होती है कि चट्टान इनके थ्रू जब ये बुरोइंग करते हैं, होल्स करते हैं, तो चट्टान कुछ इनके थ्रू भी क्रैक हो जाती है। देन ह्यूमन बींग्स कैसे? ह्यूमन बींग्स फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, उसमें भी चट्टान क्रैक्स होती हैं, है ना। घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इन सब ये सब कंडीशंस किसके अंडर पे आती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग के। नेक्स्ट पार्ट है आपका इरोजन साइकिल। इरोजन साइकिल के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विथ वेदरिंग। These forces continuously add to make the surface flat, and they also work for weathering, transportation and deposition. This is called erosion cycle. River, glacier, wind, underground water and sea waves are the key agents of leveling. The surface leveling can be classified into two categories. First is slow wasting, second is rapid wasting. The rapid erosion cycle shifts the rock from its original place by rubbing, cutting, peeling, so that high elevated areas gradually decreases. This process is called slow wasting or denudation. The process of shifting the broken or unbroken material downward is called transportation. The process of deposition of weathered material in low-lying regions or holes is called aggradation. As long as the weathered material fill up the holes, its height keeps on growing. The process is called high wasting. तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी बताया इरोशन साइकिल के बारे में, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा देखो, द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विथ वेदरिंग। These forces continuously add to make the surface flat, and they also work for watering, transportation and deposition. Means कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ वेदरिंग, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस वेदरिंग के साथ काम करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे बारिश, है ना, टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कम होना, या फिर फॉग आना, है ना, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है। साइक्लोन आना, तूफान आना, दैट्स आर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं वेदरिंग के साथ मिलके। कैसे? ये जो फोर्स होते हैं ये किसी भी सरफेस को, किसी भी ज़मीन को फ्लैट बना देते हैं। कैसे? अब कैसे फ्लैट बनाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे रिवर्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, तूफान होते हैं, हवा होते हैं, इनके कारण क्या होता है, कुछ भी सरफेस पे अगर कुछ भी चीज़ें पड़ी हो, जैसे रॉक्स हो गई, रॉक्स के टुकड़े, सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, छोटे छोटे पीबल्स हो गए, कंकड़ हो गए, इन सबको क्या, जब ये कंडीशंस आती, पानी बहता है, तो ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बह के, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एक जगह से दूसरी जगह जब ये बह के जाती है, तो जिस जगह से बहती है वो सरफेस क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव्स, ये की एजेंट होते हैं लेवलिंग के, मतलब सरफेस फ्लैट करने के एजेंट्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू लेवलिंग होती है। अब यहाँ पे लिखा है जो सरफेस लेवलिंग है वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड की गई है। कौन कौन से दो ग्रुप? पहला है स्लो वेस्टिंग, दूसरा है रैपिड वेस्टिंग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैंने अभी पढ़ के बताया था आपको, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है रैपिड इरोजन साइकिल
क्या करती है, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों को बाय रबिंग, मतलब घिस के, कटिंग, काट के, या ऊपर से उसको पील करके, जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं या पत्थरों के टुकड़े होते हैं उसको हाई एलिवेटेड एरियाज से नीचे की तरफ ले जाती है। हाई एलिवेटेड एरियाज मतलब ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान की तरफ जाते हैं। देन इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लो वेस्टिंग और डिनुडेशन। हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्लो वेस्टिंग। ये आप डायग्राम पेज नंबर 60 पिक्चर नंबर 15 पे दे सकते हो, है ना। इरोशन हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम पे बना हुआ है, देखो इरोशन हो रहा है ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ नीचे की तरफ जमा हो रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने अभी बताया जो ऊपर वाला मटेरियल है ना, उस मटेरियल में सपोज पानी के साथ बह रहा है। अब जो पानी बह रहा हो तो वो रॉक्स को क्या करेंगी, काटेंगी, पील करेंगी या फिर रब करेंगी। तो जो छोटे छोटे मटेरियल हैं वो एक जगह से दूसरे जगह नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो ऊपर से मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू नीचे आया, तो नीचे आके क्या होगा, वो मटेरियल इकट्ठा होते 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 क्या होगा, वो डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और वो प्लेस क्या होगी, ऊपर की तरफ वाली प्लेस क्या होगी, लेवल हो गई, और नीचे वाली प्लेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाई वेस्टिंग। या पेज नंबर 60 पिक्चर नंबर 15 देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर और रिवर। रिवर के फंक्शंस हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट पे इरोशन। इरोशन आपको पता होगा, इरोशन का मतलब आपने सॉइल इरोशन पढ़ा है ना, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसको कहते हैं इरोजन। नॉट इवन मिट्टी, सॉइल को नहीं आप बोल सकते हो, रॉक्स को, सैंड्स को, पीबल्स को, सॉइल को, है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होती है, अब शिफ्ट कैसे होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ फिजिकल फोर्सेस होते हैं, जैसे बारिश आना, आंधी आना, पानी बहना, बाढ़ आ जाना, है ना। इन सब कंडीशंस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे जब ये चीज़ें शिफ्ट होती है, हम इनको इरोशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द रिवर, द वाटर ऑफ रिवर बाय इट फोर्सेस टेक द ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक डाउनवर्ड विच कम्स ऑन इट वे। आप सबको पता है बहता हुए पानी के बीच में जो जो आता है वो रिवर अपने के साथ बहा के ले जाती है ना। तो जो रॉक्स के या पत्थरों के छोटे छोटे ब्रोकन मटेरियल्स हैं, रिवर्स अपने साथ उनको फ्लो करके ले जाती है। और ये मटेरियल रिवर में कहाँ से आता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, द मटेरियल कम अप इन द वे ऑफ रिवर ड्यू टू वेदरिंग और इरोशन से, जो अभी इससे पहले बताया है मैंने। दिस मटेरियल आर कॉल्ड द वेट ऑफ रिवर। इसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रिवर का वेट, वेट ऑफ रिवर। दिस वेट फंक्शंस एज द टूल ऑफ रबिंग। दिस मटेरियल वर्क बाय रबिंग एंड कटिंग द बॉटम ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर एंड दिस मेक द रिवर बॉटम डीप एंड बैंक मोर वाइड। अब ये जो मटेरियल रिवर में आता है, जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने किनारों को काटते हैं। किनारों को मतलब नॉर्मल सा पानी जब बहता है, अब आपको पता होगा जब पानी में कोई भी चीज़ डालते हो तो पानी का वेट बढ़ जाता है। सेम कंडीशन जब रिवर बहती है, तो रिवर में जब रॉक्स या सैंड के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो क्या होता है, रिवर का वेट बढ़ जाता है। रिवर का वेट बढ़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा। पानी ऊपर की तरफ आता है तो जब फ्लो में होती है, रिवर बहाव में होती है, तो आजू बाजू के बैंक्स होते हैं, बैंक्स मतलब किनारे, है ना। तो रिवर क्या करती है, आजू बाजू के किनारों को काटते हुए चली जाती है। किनारों को काटना मतलब उसके जो बैंक्स होते हैं, दोनों साइड के किनारे होते हैं, वो बड़े होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसी कंडीशन पे किनारे तो वाइड हो गए, बहुत चौड़े हो गए, और जो रिवर डीप भी होती जाती है, गहरी भी होती जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इरोशन। तो अब यहाँ पे लिखा है द रिवर इरोशन हैपन इन 4 वेज। जो रिवर का इरोशन होता है वो 2 वेज से हैपन होता है, मतलब 2 कंडीशंस पे रिवर्स का इरोशन होता है। फर्स्ट कंडीशन एब्रेशन, सेकेंड कंडीशन सॉल्यूशन, थर्ड हाइड्रोलिक एक्शन एंड फोर्थ रोलिंग एंड सिडलिंग। तो एब्रेशन के बारे में लिखा हुआ है द पीसेस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो ऑफ स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ रिवर, दिस कॉल्ड एब्रेशन। इसका मतलब जब रिवर बहती है या जब पानी बहता है तो छोटे छोटे जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो नदी के किनारों को स्क्रैच करते हुए निकलते हैं, घसीटते हुए निकलते हैं। इसी प्रोसेस को एब्रेशन कहते हैं। सेकेंड है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयंस बीइंग कैरीड एंड देयर सॉल्यूशंस इन रिवर वाटर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इरोशन। मीन्स रिवर में पहले से कुछ आयंस आ जाते हैं। कुछ आयंस मतलब जब रॉक्स वगैरह मेल्ट होते हैं ना, रॉक्स वगैरह निकलते हैं, तो इसके जो मिनरल्स होते हैं वो नदी में ऑलरेडी घुले हुए होते हैं, मिक्सअप होते हैं, है ना। और इसके बाद और एक्सटर्नल फोर्सेस से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनसे जो मिनरल्स निकलते हैं वो इनके साथ बह के चले जाते हैं सॉल्यूशन पे। थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्शन। द फ्लोइंग ऑफ वाटर with its own power exerts particles projecting from the bed and banks result in hydraulic action. Weak bedrock and various form of regolith are easily carved out by hydraulic action. ओके इसका मतलब है जो नदी का पानी है वो अपने फोर्स, जब वो फोर्स से बहता है तो जो किनारों पे जो चट्टानें रहती हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, इनको वो क्या करता है, मतलब अब पानी बहेगा तो ये इनकी पकड़ ढीली हो जाएगी और जो चट्टानों को अपने साथ ये पानी बहा के ले जाता है। और इस प्रोसेस में बोलना चाहिए जो नदी का पानी है वो आजू बाजू जो किनारे होते हैं नदी के, जो रिवर के बैंक्स होते हैं, उसमें जो चट्टानें होती है ना, उन चट्टानों को ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स होती हैं। तो पानी बहते बहते एक कंडीशन ऐसी आती है, ढीला करते करते उसको बहुत ज़्यादा लिपिड कर देता है ना। वो ढीला करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो चट्टानें मिट्टी से छोड़ के और पानी के साथ बह के चली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग pebbles and stones rub among themselves. As a result, they break into small particles. Pointed pieces turn into round after friction and become small. तो इसमें ये लिखा हुआ है जो राउंडिंग मतलब लुढ़कते हुए जो पीबल्स, कंकड़, पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। टकराते टकराते वो पानी के साथ बहते हैं, पानी के साथ चलते हैं, और चलते चलते उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ लगती है, रगड़ लगते लगते इनमें क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। जब टूट फूट हो जाती है तो जो मतलब राउंड जो नुकीले पत्थर होते हैं वो बहते बहते क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें शेप आ जाता है और वो गोल राउंड के पत्थर बन जाते हैं। तो इन चारों प्रोसेस के थ्रू जो रिवर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स बनाती है सरफेस में। नेक्स्ट पार्ट है लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन। तो रिवर से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट है जॉर्ज, सेकेंड है वी शेप वैली, थर्ड है वाटरफॉल, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, देन फिफ्थ है डिपोजिशन, है ना। मैं नॉर्मल वर्ड्स पे समझा देता हूँ जॉर्ज क्या होता है। तो इसमें जो जॉर्ज के बारे में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब नदी, कोई भी नदी अपने उद्गम स्थान मतलब बोलना चाहिए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, तो वहाँ पे नर्मदा नदी का पानी बहुत ज़्यादा है ना। तो कोई भी नदी जब स्टार्ट होती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तो पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या, वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आजू बाजू के एरिया में जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो पानी उनके टुकड़ों को फ्रिक्शन से, खुरच के पानी के प्रेशर से वो चीज़ें क्या होती हैं, वो एरिया जो होता है वो गहरा हो जाता है। और जब गहरा हो जाता है वहाँ पे तो उस गहराई के कारण बहुत ज़्यादा डीप वैली बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी घाटियाँ बन जाती है, जॉर्जेस बन जाते हैं, है ना। तो इसी को जॉर्जेस बोलते हैं, वो जो गहरा वाला जो एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे भेड़ाघाट पे आपने देखा होगा जहाँ से पानी जब नीचे की तरफ गिरता है ना, वो एरिया को हम जॉर्जेस बोलते हैं, है ना। सेकंड पार्ट है इसका वी शेप वैली। तो वी शेप वैली में ये लिखा हुआ है कि किसी भी रिवर का टारगेट क्या होता है कि अपने बेस लेवल तक पहुंचे। बेस लेवल मतलब कोई भी रिवर अगर कहीं से निकली है तो वो किसी ना किसी सी पे मिलेगी, है ना, तो वो उसका बेस लेवल है।
तो जो सी का बेस होता है या लेक का जो बेस होता है उस पे रिवर फॉल होती है, मतलब उस पे नदी जाके गिरती है। जैसे आपने सुना होगा ना, नर्मदा रिवर बे ऑफ बंगाल पे जाती है, यमुना रिवर बे ऑफ बंगाल पे गिरती है। तो जहाँ पे इनका बेस पॉइंट होता है, तो वहाँ पे जब नदी या समुद्र से जाके मिलेगी या फिर किसी भी सी से जाके मिलेगी, तो वहाँ पे जैसे ही नदी गिरती है तो वी शेप वैली पे गिरती है। वी शेप वैली मतलब नदी का पानी जब नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। नदी का पानी नीचे की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली जब प्रेशर बढ़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा और वो सी पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है वाटरफॉल। इसके बारे में आप सब जानते हो वाटरफॉल क्या है। ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा ये, है ना। देन डिपोजिशन भी आपको पढ़ना है। देन इसके बाद ये एलुवल फैंस है। देन ऑक्सबो लेक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ नेचुरल लीवी एंड फ्लड प्लेन्स, ये आप पहले पढ़ चुके हो, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा आप पढ़ चुके हो, एस्ट्यूटरी आप पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पेज नंबर 65 बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर। सबसे पहले ग्लेशियर का मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आप समझ लेना ग्लेशियर क्या होता है। एक्चुअल पे ग्लेशियर बर्फ़ का पहाड़ होता है ना। जब जहाँ पे बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जैसे एंटार्क्टिका हो गया, एंटार्क्टिका में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब इनफैक्ट माइनस में होता है। जैसे आपके हिमालयास में ना, वैसे ही ग्लेशियर है। तो एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं, हमारे यहाँ मिट्टियों के पहाड़ होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो एक्चुअल पे क्या होता है, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बर्फ़ के इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कि ये कभी कभी पानी में भी तैरते हैं। आपने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक क्या हुआ था, जो ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो पानी में तैर रहे थे और टाइटैनिक उन्हीं से टकरा के डूब गया था, है ना। तो ग्लेशियर्स आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स मैं बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं और वैली ग्लेशियर्स होते हैं। अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के बारे में बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, आइस और स्नो से बने होते हैं वो, है ना। बर्फ़ से बने होते हैं। जो परमानेंट शीट होती है आइस और स्नो की, उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं। परमानेंट शीट मतलब जहाँ पे 24 घंटे 12 महीना बर्फ़ जमी रहे। और सेकेंड मैंने बताया वैली ग्लेशियर। तो वैली ग्लेशियर एक्चुअल पे जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जैसे आपने हिमालयास के पहाड़ देखे हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा ऊपर की तरफ बर्फ़ लगी रहती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी पिक्चर्स देखी होगी आपने, फोटोज़ वीडियोस देखे होंगे, किसी पहाड़ में ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई होती है ना। दैट इज़ कॉल्ड वैली ग्लेशियर्स उनको बोलते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते हैं, है ना। इंडिया पे जो अभी एक्टिव ग्लेशियर्स हैं या एक्टिव वैली ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़ा वैली ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, जो 72 किलोमीटर लंबा है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट है लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स। तो लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे नॉर्मल वाटर या रिवर वाटर अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करता है ना और सरफेस बनाता है, सेम कंडीशन ग्लेशियर के साथ भी है ना। ग्लेशियर भी वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा है एरोशन फंक्शंस ऑफ अ ग्लेशियर। एरोशन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब ग्लेशियर मूव करते हैं, अब मैंने बताया था ना ग्लेशियर एक्चुअल पे अगर पानी पे तो धीरे धीरे बहते हैं, या नॉर्मल जगह पे भी है तो ग्लेशियर मतलब टोटल आइस स्नो से बना हुआ है, तो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो अपने साथ नीचे की तरफ से छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, कंकड़, पीबल्स, स्टोन, रेत, ये सब लेके धीरे धीरे घिसटते जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बहुत स्लो स्पीड पे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसके टूल्स का काम करती है। टूल्स का काम मतलब वो जगह को वो लोग क्या करते हैं, जिस जगह से ग्लेशियर बहता है या खिसकता है वो जगह को, ये जो स्टोन्स, रॉक्स, सैंड्स, रेत वगैरह होती है उस जगह को क्या करती है, धीरे धीरे जगह बनाती जाती है, मतलब गड्ढा टाइप का हल्का हल्का सा करती जाती है। और उसी गड्ढे से क्या क्या फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, ग्लेशियल टफ और ट्रफ लेक, मतलब इस टाइप की चीज़ें उसी टूल से फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन वर्क। द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो, जैसे मैंने अभी बताया ग्लेशियर बहुत धीरे मूव करते हैं।
द ग्लेशियल आइस टेक रॉक मटेरियल, पीबल्स, सैंड एंड सॉइल एंड इट इज कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लेशियर बहुत धीरे चलते हैं और जब ये मूव करते हैं तो अपने साथ कंकड़, रेत, मिट्टी, सॉइल, ये सब एक साथ लेके चले जाते हैं नीचे की तरफ से, है ना। जब ये खिसकते हैं तो साथ में ये चीज़ें भी खिसकती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लोड ऑफ ग्लेशियर्स।